नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। 42 दिनों तक मौत से दो हाथ करने के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट कराया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियों ने राजू के निधन पर शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर साल 2005 आया और वहां से राजू श्रीवास्तव की किस्मत ने करवट बदली। जी हां, इसी साल मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के हुनर से सबका दिल जीता और इसी शो से राजू श्रीवास्तव का नाम गजोदर भैया के रूप में मशहूर हुआ। हलक में सांस अटका देने वाले इस वीडियो को देखिए। ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ा और लड़का ट्रेन के नीचे आ गया। 25 सेकंड तक मौत उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर जीत गई जिंदगी। स्टेशन पर खड़े लड़के के परिजनों ने जब उसे जिंदा देखा तो जैसे जान में जान आ गई। वीडियो दौसा रेलवे स्टेशन का है। एक छात्र अंश आनंद गांधीनगर जाने के लिए अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हो रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गया। अपनी आंखों के सामने बेटे को मौत के मुंह में जाते देख स्टेशन पर मौजूद पिता भूपेंद्र रोने पुकारने लगे। इस बीच आरपीएफ के कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में युवक को देखा तो सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों से चेन पुलिंग करवाई। ट्रेन रुक गई, जिसके बाद आनंद को निकाला गया। देखिए चमत्कार की 25 सेकंड तक ट्रेन और प्लेटफॉर्म में फंसे रहने के बावजूद अंश को एक खरोच तक नहीं आई। चुरू शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद शहर की सड़कों पर रात के सन्नाटे को चीरती दमकलों के सायरन से अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, कार्मिक सहित आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक और मजदूरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पहले स्थानीय संसाधनों से और फिर दमकलों से आग पर काबू का प्रयास किया गया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास की फैक्ट्रियों तक आग फैलने की आशंका पैदा हो गई, जिसके बाद चुरू के अलावा रतनगढ़, तारानगर, रतन नगर और बिसाऊ की 7 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू का प्रयास शुरू किया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 1.5 करोड़ रुपए का तैयार माल और वुड वर्किंग मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पेपर प्लेट फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। चित्तूर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की छानबीन जारी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में कई वर्कर्स के झुलसने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। इस आग लगने की घटना में जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें पिता पुत्र भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसे में पेपर प्लेट फैक्ट्री के मालिक, उनके पुत्र और पुत्र के एक दोस्त की हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान पेपर प्लेट मालिक भास्कर, उनके पुत्र दिलीप बाबू और पुत्र के दोस्त बालाजी के रूप में हुई है। मंगलवार की रात करीब 2 बजे जब फैक्ट्री का सारा काम निपटने के बाद सभी सो रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नींद में होने के कारण शुरुआत में लोगों को अंदाजा नहीं चला। जब नींद खुली तब तक आग की लपटें इतनी तेज हो गई थी कि उससे निकल पाना संभव नहीं था। देखिए शख्स को कितनी बेफिक्री से दुकान का शटर ये तोड़ रहा है और दुकान के अंदर घुस जाता है और फिर 10 से 15 मिनट तक पूरे इत्मीनान से दुकान का गल्ला खंगालता है। इस दौरान उसके हाथ में गल्ले में रखे 2.5 लाख रुपए लगते हैं, जिसे पॉलिथिन में भरकर वो रफू चक्कर हो जाता है।
अलवर में चोर कितने आराम से चोरी कर रहे हैं और पुलिस इन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है, उसी का नमूना है ये सीसीटीवी वीडियो। घटना भिवाड़ी कस्बे की है, जहां अलवर बाईपास पर स्थित एक सुपर स्टोर में अज्ञात चोर करीब 2.5 लाख रुपए कैश लेकर उड़ गया। चोर ने बड़ी ही सफाई से चोरी को अंजाम दिया। उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था और हाथों में ग्लव्स थे। उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में दुकान के बाहर लगे शटर का ताला पेचकस से तोड़ दिया और अंदर दराज का ताला भी पेचकस से तोड़कर पैसे निकाल लिए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। गेट खोला, लाइट चलाई और अंदर से काउंटर के यहाँ पर 4-5 दराजें चेक करी तो जो गले की दराज थी उसका लॉक तोड़ा है। तो फिर वहाँ पन्नी पड़ी थी, 2.5 लाख रुपए करीब थे, सारे भर के। एक सिक्के की कटोरी थी, वो भी भर के सारी रफू चक्कर हो गया। मस्ती में घूमता सांड, बेफिक्र घूमता कुत्ता, ये कोई पशुशाला नहीं है बल्कि आरोग्यशाला है। लेकिन फिलहाल इस पर इन आवारा पशुओं का राज है। तस्वीरें सिरोही के सरकारी अस्पताल की हैं, जिसे यूं ही छोड़ दिया गया है। तभी तो अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर सांड और कुत्ते विचरण करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पहली बार यहाँ देखने को मिली है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए, आपको रोज ऐसी ही तस्वीरों से रूबरू होना पड़ेगा। कई बार तो सांड और कुत्ते मरीजों पर हमला भी कर चुके हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद की आगोश में है। कहने को अस्पताल में सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन मौके पर कोई नजर नहीं आता। पीएमओ साहब भी हफ्ते में 3 दिन ही अपनी ड्यूटी पर नजर आते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना मरीजों और उनके परिजनों को करना पड़ता है। आवारा पशु और लंबी ग्रसित बैल घूम रहा था, कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों ने उस बैल को निकाल दिया, इसलिए हादसा होते होते बच गया। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर जयपुर बांद्रा ट्रेन के 2 कोच डिरेल होने की खबर से हड़कंप मच गया। खबर आई कि हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। रेलवे इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली, क्योंकि पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल था। एनडीआरएफ और रेलवे के आला अफसरों ने आपदा के हालात में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के साथ साथ कई संबंधित विभागों के रिस्पांस टाइम को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल किया था। जयपुर से बांद्रा जाती है, उसका 2 कोच S8 और S9 मदार इन करते वक्त 2 कोच डिरेल हो गया। जैसा आप देख रहे हैं, हमारी सारी टीम आ गई है। हम लोगों ने स्थिति की सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ वगैरह को बुलाया है। कुछ पैसेंजर ट्रैप हैं। अभी जो खबर मिला है कि एक डेड है और 15 के आसपास घायल हैं, जिसमें कुछ सीरियस इंजर्ड है, कुछ प्रीवियसली इंजर्ड है। वो सड़क पर साइकिल चलाकर अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी जंगल से निकलकर एक तेंदुए ने उसे अपना निशाना बनाना चाहा। हालांकि हमला कर तेंदुआ वापस जंगल में भाग गया, लेकिन साइकिल सवार को आगे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। तेंदुए के हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेंदुए के एकाएक हमले के बाद साइकिल सवार रोड पर गिर पड़ा। हमले के बाद डरे हुए युवक ने वापसी का रास्ता पकड़ा और रास्ते में खड़े अपने 2 दोस्तों के पास पहुंचा। अब ये वीडियो शाहजहांपुर के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रूपीडी ब्लॉक मुख्यालय की है। प्रधान और पूर्व प्रधान के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। चुनावी रंजिश को लेकर चल रहे विवाद को लेकर मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली और मारपीट हुई। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से ब्लॉक मुख्यालय पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ग्राम पंचायत गौनरिया के प्रधान हरिशंकर अवस्थी और पूर्व प्रधान राजाराम अवस्थी के बीच चुनाव के बाद से ही विवाद चल रहा था। पूर्व प्रधान राजाराम अवस्थी ने गांव में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। इसी को लेकर मंगलवार की दोपहर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कर्मचारियों ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर कार्यालय से बाहर किया, जिसके बाद लोगों ने अपने अपने समर्थकों को फोन कर गांव से बुलाया और इसी बीच बीडीओ लिखी बोलेरो कार से ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे हमलावरों ने मारपीट शुरू कर दी।
झारखंड के गोड्डा जिले के मेहगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे अलग रंग में दिखी। विधायक दीपिका पांडे सड़क बन चुके तालाब में घुस गई और गंदे पानी में नहाने लगी। जो भी उस रास्ते से गुजरा विधायक को ऐसा करता देख हैरान रह गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के सिंधु कान्हू चौक पर सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। इसी को लेकर विरोध जताने के लिए विधायक गंदे पानी में उतर गईं और उसमें नहाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने सड़क की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकलेगा वो धरने से नहीं उठेंगे। जो तालाब बना के रखे हैं, तालाब नहीं, मैं कहना मुझे लगता है कि जो निशिकांत दुबे जी का जो गंगा जल नदी में और यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए पानी जो आना चाहिए था, आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है। मैं इस गंगा जल में से आज सुबह में स्नान किए हैं और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण घाटी के तापमान में काफी कमी दर्ज की जा रही है। बारिश के अलावा रोहतांग दर्रा और बारालाचा समेत घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसके बाद जिले में चलने वाले ट्रैकिंग और एक्सपीडिशन अभियान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम के बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान न हो, इसको लेकर एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। वहीं घाटी के जो किसान आलू की फसल को खेतों से निकालने में जुटे हैं, उन्हें मौसम के बदलते मिजाज के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति में पिछले 2 दिनों से रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ का तापमान जो काफ़ी गिर गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय पहाड़ जो है बादलों से घिरा हुआ है और लगातार जो यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालौन जिले में भी भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। लगातार बारिश से उरई और कौंच नगर से निकलने वाला मलंगा नाला उफान पर आ गया है, जिस कारण रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है। वहीं कई किसानों की बची हुई खरीफ की फसल भी खराब हो गई है। बारिश के कारण सर्वाधिक परेशानी कौंच नगर के रहने वाले लोगों को ही हो रही है, जहां गांधीनगर का इलाका जलमग्न हो गया। यहाँ सड़कों पर पानी आ गया है। इतना ही नहीं, कैलिया और महेशपुरा जाने वाली सड़कों पर भी पानी आ गया है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश ने किसानों की बची हुई पूरी फसल को जलमग्न कर दिया है। बता दें कि जालौन में जुलाई और अगस्त माह में सामान्य से भी कम बारिश हुई थी, जिस कारण किसानों की फसल की बुआई नहीं हो पाई थी। जिन स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उन इलाकों में किसानों ने फसल की बुआई कर ली थी, जो यमुना और बेतवा में बाढ़ आने से बर्बाद हो गई। जिन किसानों की फसल बच गई थी, उसे भारी बारिश ने खराब कर दिया है। मॉनसून की अच्छी बरसात के बाद स्वर्ण नगरी का वातावरण पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। धरती ने मानो हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। जाहिर है हर तरफ फैली हरियाली लोगों के साथ साथ वन्य जीवों को भी खूब भा रही है। तभी तो इस हरियाली में वन्य जीव भी स्वच्छंद विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में आमतौर पर शर्मीले माने जाने वाले गोडावण के झुंड नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिरण सहित कई दूसरे वन्य जीव भी खुलेआम विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। मरुस्थल में ऐसी हरियाली आंखों को सुकून दे रही है। हरियाली के कारण वन्य जीवों को हरी घास चरने को मिल रही है। घास चरने के बाद तालाब, नाड़ी में भरा बरसाती पानी वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जैसलमेर में ऐसा कम ही मौका आता है जब स्वच्छंद विचरण करते हुए गोडावण आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। एक साथ कई गोडावड़ों का झुंड इस वातावरण का लुत्फ उठाने के साथ ही मानव प्रकृति को धन्यवाद दे रहा है। धौलपुर का डांग इलाका नाम सुनते ही आज भी बीहड़, बागी, बंदूक वाली पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन अब यहाँ की महिलाओं ने अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ काफी चीजें बदल डाली हैं। इसका एक खास नमूना है बक्सा बैंक। साहूकारों के ब्याज और तानाशाही के साथ साथ बैंक की कागजी खानापूर्ति से तंग आकर महिलाओं ने कुछ अलग करने की ठानी, जिसके बाद ये बक्सा बैंक साकार हुआ। महिलाओं ने समूह बनाकर बक्सा बैंक शुरू किया और अब जिले में इन बक्सा बैंक की संख्या 5000 पहुंच चुकी है।
बक्सा बैंक से 1.5 या 2 रुपए की ब्याज पर लोन लेकर महिलाओं ने न सिर्फ आजीविका के साधन खड़े किए हैं, बल्कि साहूकारों के कर्ज से भी मुक्ति पाली है। समूह में 10 से 18 तक महिलाएं होती हैं। शुरुआत में खुद ही हर सप्ताह 10 या 20 रुपए एकत्रित कर बक्सा में रखती हैं। जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी होती है वही इसका लेखा जोखा रखती है। बक्सा बैंक में उन्हीं महिलाओं को लोन दिया जाता है जो समूह की सदस्य होती हैं। इसके लिए उन्हें ना तो कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और ना ही कुछ गिरवी रखना पड़ता है। छपरा जंक्शन पर रेलवे द्वारा शुरू किए गए एक स्टेशन पर एक उत्पाद योजना के तहत बांस से बने सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। स्टेशन पर जो स्टॉल लगे हैं वहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल रेलवे ने पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत छपरा जंक्शन पर 77 दिनों से प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र शुरू किया है। इस योजना के तहत छपरा जंक्शन पर आसाम में बनाए गए बांस के सामानों की बिक्री की जा रही है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। तस्वीरों में आप बांस से बने सुंदर सुंदर सामानों को देख सकते हैं। लोग इन चीजों का इस्तेमाल घरों को सजाने में करते हैं। वहीं इस योजना के तहत दुकान चला रहे दुकानदार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद योजना काफी अच्छी पहल है। इससे स्वरोजगार का एक नया अवसर भी पैदा हुआ है। वहीं लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल काफी पसंद आ रही है। नेपाल में इन दिनों लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है। सामान के दाम आसमान के भाव पर हैं। महंगाई से बचने के लिए नेपाल के नागरिक बिहार में आकर सामान खरीद रहे हैं। नेपाल की सीमा से क्षेत्रों में नेपाली लोगों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। दाल, चावल, आटा और तेल जैसे सामान भारतीय बाजार में नेपाल की तुलना में काफी कम कीमत में मिल रहे हैं। नेपाल के लोगों का कहना है कि पहले कोरोना से मुश्किलें बढ़ी और फिर सरकार ने जनता की मदद के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे परेशानी बढ़ गई है। वहीं विराटनगर से नेपाल के नागरिक अररिया के जोगबनी आकर खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े हो या चावल, आटा, तेल जैसे सामान भारतीय बाजार में सामान नेपाल से कम कीमत में मिल रहा है। महंगाई से बचने के लिए नेपाल के नागरिक भारत आकर सामान खरीद रहे हैं, जिससे बाजारों में भीड़ लगी रहती है। नेपाली नागरिक भारत में आकर रोजमर्रा की चीजें खरीदकर वापस लौट जा रहे हैं। नेपाल की खुली सीमा से भी ये सारे सामान नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकता है। बनारस में गंगा के बाद बगहा के हरहा नदी में मिली सकरमाउथ कैटफिश मछली ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बुधवार की सुबह बनचहरी गांव के समीप हरहा नदी में मछली मारने के दौरान सकरमाउथ कैटफिश मछुआरे के जाल में फंसी। अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद मछली को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। दरअसल ये मछली हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। सकरमाउथ कैटफिश दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली मांसाहारी मछली है। मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की अमेजोन नदी में ये मछली पाई जाती है। देखने में काफी खूबसूरत ये मछली मांसाहारी होती है सकरमाउथ कैटफिश, लेकिन ये नदी की परिस्थिति तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये मछली मांसाहारी है और आसपास के जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है। इस वजह से ये किसी महत्वपूर्ण मछली या जीव को पनपने नहीं देती, जबकि इस मछली की खुद की फूड वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्वाद होती है। देश का प्रसिद्ध लोक मंथन कार्यक्रम इस बार असम के गुवाहाटी में आयोजित होगा। 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहेंगे, जबकि 24 सितंबर के समापन कार्यक्रम के अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों की ओर से 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें देश की लोक कलाओं के प्रदर्शन के साथ साथ राष्ट्रीय विषयों पर चिंतन भी किया जाता है। 2016 में शुरू हुए लोक मंथन का ये तीसरा एडिशन है। इस लोक मंथन के जरिए देश की लोक परंपरा और संस्कृति का संगम साकार होता है। इस मंच पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के साथ साथ देश के कई राज्यों की कला संस्कृति के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दो साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड की राजधानी रांची में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं।
इसे लेकर बाहर से कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। 2 साल कोरोना के चलते दुर्गा पूजा की रौनक फीकी रही थी, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रांची के हरमू में मुख्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इसकी खासियत है कि यूथ पर ध्यान देते हुए इसे बनाया जा रहा है। चाहे पबजी हो, स्पाइडरमैन हो या फिर पोकेमॉन, यहाँ एक एक कैरेक्टर की कारीगरी बड़ी बारीकी से की गई है। करीब 20 से अधिक कारीगर इस काम में 2 महीने से जुटे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पबजी और पोकेमॉन का काफी क्रेज देखने को मिला और इस बार दुर्गा पूजा में इसे दिखाने की पूरी तैयारी की गई है। कोरोना महामारी के बाद इस बार हर तरफ दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है। श्रद्धालु बेसब्री से शारदीय नवरात्र का इंतजार कर रहे हैं। 26 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर जयपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर में पंडाल सजने लगे हैं और मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर में 35,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की मूर्तियां आकार ले रही हैं। कई जगहों पर कोलकाता से आए कलाकार प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। मां दुर्गा के साथ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान कार्तिक की मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं। मूर्तियों के लिए इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज किया जा रहा है, जो विसर्जन के दौरान आसानी से पानी में घुल जाए। मूर्तिकार ने बताया कि सबसे पहले घास फूस से मूर्तियों का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद सोनागाछी की मिट्टी और काली मिट्टी की 3 परत चढ़ाई जाती है। आखिर में वाटर कलर से पेंट किया जाता है। ये जो मूर्ति यहाँ पे दुर्गा वाली जो बनाया हम लोग, ये एक्चुअली क्या पुराना जमाना का स्टाइल, जैसा आग जैसा बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है ऐसा। और अभी क्या होता है, वो जो नॉर्मल है जो देखता है ऐसा फेस होता है। और ये जो फेस बनाया हम लोग पुराना जमाना का।